नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? भाई, जब पहला सीजन आया ना कबड्डी का, जब हम पहली बार कबड्डी से रूबरू हुए, कबड्डी खिलाड़ियों से वाकिफ हुए, तो हर टीम में दो दो तीन तीन नरवाल देखकर मन में स्वाभाविक ये सवाल आया, मतलब मन में आया सवाल, कहां से आए इतने सारे नरवाल। मैंने पिछले वीडियो में सवाल भी नरवालों का पूछा था, उसका उत्तर दूंगा। और कहां से इतने सारे नरवाल प्रो कबड्डी में और भारतीय कबड्डी में आए, मतलब सोनीपत से आए, लेकिन क्यों? कौन सी वो गंगोत्री थी जिससे ये नरवालों की गंगा बही? किस एक नरवाल ने बाकी सारे कथूरा, रंढाना, सोनीपत को प्रेरित किया? कौन है वो लेजेंड? उनकी कहानी सुनाऊंगा, बड़ी मजेदार है। साथ में घमासान मच चुका है पॉइंट्स टेबल में, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत आप सबका फैंटेसी यात्रा प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। पहले बात कर लेते हैं कल हुए दो मैचेस की, और क्या ही दो मैच हुए हैं भाई। यूपी योद्धास पुनेरी पलटन से जीते 36-33। पुनेरी पलटन के नए कोच अशोक शिंदे साहब आ गए हैं, तो वेलकम सर। हालांकि वो कहीं से नहीं आए, मतलब लोग कह रहे हैं कि नए कोच आ गए। आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री साहब ने दो मंत्रियों के विभागों को अदल बदल कर दिया है, इतना ही फर्क है बस। अशोक शिंदे साहब बरसों से पुनेरी पलटन के सेटअप में हैं, युवा पलटन संभालते हैं। आप कह लीजिए वो पुनेरी पलटन के साथ भी मेंटोर की भूमिका में लगातार जुड़े हुए हैं, उनके कैंप के साथ हमेशा रहते हैं। तो सिर्फ उनको अब सीनियर टीम के बेंच पे बिठाया गया है, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। हाँ, उनके सीईओ साहब कल मैंने बेंच पे बैठे हुए देखे मैनेजर के तौर पे, यानी कि मामला सीरियस है। क्योंकि पुनेरी पलटन डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद टॉप 6 में नहीं है, तो मामला वाकई सीरियस है। और कल जो मिली हार है वो भी सीरियस। मतलब एक टाइम ऐसा था कि यूपी योद्धास का एक प्लेयर बच रहा था, गगन गौड़ा ही थे, उन्हें ऑल आउट नहीं दिया जा रहा था। बोनस लेके जाने दीजिए, क्यों उन्हें बिना मतलब टैकल करने की ट्राई कर रहे थे। वो एक एक दो दो पॉइंट तोहफे में देते 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 आप 3 पॉइंट से हार गए। एक सिचुएशन ऐसी थी, अगर बोनस देके जाने दिया जाता, ऑल आउट कर लिया जाता, तो 2 पॉइंट की लीड बचती बस यूपी योद्धास के पास। वहां से मोमेंटम पुनेरी पलटन के पास था। तो जिस डिफेंस ने सुपर टैकल कर करके पुनेरी पलटन को वापसी करवाई, उसी डिफेंस ने गलतियां करके मैच भी हरवा दिया। पॉइंट्स टेबल में विस्तार से बताऊंगा इनकी हालत। दूसरा मैच और भी रोचक हुआ। तेलुगु टाइटंस, जीत आपको चाहिए थी, मुबारक। जीत हासिल करके आप पॉइंट्स टेबल में कहां बहुत ऊंचे नंबर 4 पे पहुंच गए हैं। यूपी योद्धास नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। टाइटंस ने बंगाल वॉरियर्स को हराया। और आखिरी रेड में नितेश को आगे जाने की क्या जरूरत थी भाई? नितेश मेरे सबसे फेवरेट डिफेंडर्स में से एक हैं। वो विजय मलिक को बॉक लाइन क्रॉस करनी थी, उनको रिस्क लेना था। जब वो बॉक लाइन पे आते तो एंकल पकड़ते प्रभु, मैच टाई हो सकता था, आपको 3 अंक मिल सकते थे। चलिए, तेलुगु टाइटंस कंप्लेन नहीं करेंगे, मैं भी कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल आपके लिए बना दिया गया है, देख लीजिए। यूपी योद्धास वाव नंबर 2 पे, अब तक 56 उनके पॉइंट हो चुके हैं। हरियाणा स्टीलर्स, मतलब मनप्रीत सिंह मूंछों को ताव देके नीर गुलिया के साथ नीर डोसा खा सकते हैं। आप ऑलमोस्ट क्वालिफाइड हैं। और कल की जीत के बाद तेलुगु टाइटंस नंबर 4 पे आ गए हैं। अब देखिए, नंबर 2 टीम यूपी योद्धास, पॉइंट है 56। नंबर 8 टीम पुनेरी पलटन, पॉइंट्स हैं 48। यानी नंबर 2 और नंबर 8 में सिर्फ 8 पॉइंट का फर्क है। और पुनेरी पलटन का नंबर 8 पे होना, यह दिल तोड़ देने वाली बात है। तो मोटी बात यह है कि हरियाणा को आप ऑलमोस्ट क्वालिफाइड मानिए। बचे हुए 5 स्थानों के लिए कितने, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 टीम्स दावेदार हैं 5 स्थानों के लिए, और लड़ाई होने वाली है बहुत ही कड़ी। आज की जो लड़ाइयां हैं, जो 2 महत्वपूर्ण मैच हैं, अब उनकी चर्चा करते हैं। पटना पायरेट्स उनके सामने है जयपुर पिंक पैंथर्स। पिछला मैच पटना हारी थी हरियाणा से 42-36। कुल मिला के 16 में से आपने 9 मैचेस जीते हैं। पॉइंट हैं आपके 53, और मैक्सिमम पॉइंट आप ले सकते हैं 83। जीतने हैं 3 मैच, 3 मैच जीतेंगे तो 53 + 15 68 पॉइंट आराम से क्वालिफाई। 2 जीत 63 पॉइंट, 50-50 वाला मामला है, तो 3 जीत आपको चाहिए। जयपुर पिंक पैंथर्स, पिछला मैच आप टाई खेल के आए थे 22-22, यू मुंबा वाला मैच अर्जुन चले ही नहीं थे। कुल मिला के आपने 16 में से 8 मैच जीते हैं। पॉइंट हैं आपके 49, 49, मैक्सिमम आप 79 तक जा सकते हैं। तो आपको 4 जीत तो चाहिए प्रभु।
4 जीत का मतलब हुआ 69 पॉइंट, 3 जीत का मतलब हुआ 64 पॉइंट, तो वो मामला फंस जाएगा। या 3 जीत 1 टाई। पॉइंट्स टेबल आपने पहले ही देख लिया था कि ये टीम्स कहां खड़ी हुई हैं। अब इनके बचे हुए मैचेस जरा देखिए। पटना पायरेट्स जयपुर से आज खेल रहे हैं, पिछला मैच जीते थे 43-41 से। तमिल तलैवा से खेल रहे हैं, जीते थे। पुनेरी पल्टन से खेलेंगे, हारे थे। टाइटन से खेलेंगे, हारे थे। मुंबा से खेलेंगे, हारे थे। गुजरात से खेलेंगे, जीते थे। तो 3 टीम्स को आप पहले हरा चुके हैं, बस उनको दोबारा से हरा दीजिए। जयपुर पिंक पैंथर्स आज पटना से खेल रहे हैं, ऑब्वियसली हारे थे। गुजरात से जीते थे, तमिल तलैवा से जीते थे, सॉरी तमिल से टाई रहा था। बेंगलुरु बुल से जीते थे, बंगाल वॉरियर्स से जीते थे और दबंग दिल्ली से हारे थे। यानी कि 3 जीत आपको पहले मिल चुकी हैं और 1 टाई, बस वही चाहिए आपको। आगे चलते हैं, मैच की कहानी क्या है। नंबर 1, 2 तगड़ी चैंपियन टीम्स का मुकाबला है। सबसे ज्यादा ट्रॉफीज इन्हीं दोनों के पास हैं भाई। 11 में से 10 में से 5 ट्रॉफीज तो इनके पास पड़ी हुई हैं। 3 पटना के पास, 2 जयपुर के पास। नंबर 2, ये एक बेहतरीन यंग टीम और एक अपेक्षाकृत ज्यादा अनुभवी टीम का मुकाबला है। देवांक ने, अयान ने इस टीम की जो बागडोर संभाली है रेडिंग में, वो काबिले तारीफ है। उधर जयपुर पिंक पैंथर्स रेजा के होने से, सुरजीत के होने से, अंकुश भी अब बहुत यंग नहीं रहे हैं। अर्जुन भारत खेल आए हैं, तो एक तरफ यंगस्टर्स हैं, एक तरफ थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस्ड यंगस्टर्स हैं। आगे चलिए, लड़ाई कहां होगी। पटना पायरेट्स के रेडर्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के कॉर्नर्स। कॉर्नर्स ना कहिए आप, चाहे डिफेंडर्स कह लीजिए, सुरजीत और रेजा भी माइंड ना कर जाएं हमारी बात को। तो पटना के 2 बेहतरीन रेडर और जयपुर के तगड़े डिफेंडर्स का मुकाबला है। खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी, अर्जुन देशवाल और शुभम शिंदे, इस बैटल को देखने के लिए मैं लालायित हूं। हालांकि शुभम थोड़ा दूर खड़े होते हैं, पर अर्जुन वहां घूमने जरूर जाते हैं और अनुभवी हैं शुभम। आगे चलिए, जल्दी से आपको जीत के सूत्र बताता हूं ताकि कहानी पे आ सकूं। पटना पायरेट्स नंबर 1, सेम स्क्वाड रखिए, कोई बात नहीं, पिछला मैच हारे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, रेडर्स ने जाके कॉर्नर्स को निशाना बनाना है, कवर्स को स्प्लिट कीजिए, अंकुश को, लकी को बाहर भेजिए। नंबर 3, और जो आपके कॉर्नर्स होंगे, डाइव लगाइए। अगर तो राइट कॉर्नर पे आते हैं अर्जुन, या चेन टैकल कीजिए। लेफ्ट पे आते हैं तो डाइव लगाइए, राइट पे जाते हैं तो डबल चेन के साथ अर्जुन को टैकल करने की ट्राई कीजिए। जयपुर पिंक पैंथर्स नंबर 1, थर्ड रेड पे, 1 मिनट रुको। जयपुर पिंक पैंथर्स, पहला तो सवाल आपने खुद सुलझाना है कि आपका थर्ड रेडर है कौन। अर्जुन तो कंफर्म है, नीरज नरवाल कंफर्म है, अभिजीत मलिक कुछ मैचेस से नहीं चले, बाहर बिठा दिए गए। विकास कंडोला शुरू के कुछ मैच खेले, श्रीकांत यादव सब्स्टिट्यूट आते हैं। तो जितनी जल्दी ये थर्ड रेडर की गुत्थी आप सुलझा लेंगे, उतना फायदा होगा। अभिजीत को ले आइए, यंग है। नंबर 2, सेकंड रेड पे स्टार्ट कीजिए। पिछला मैच आप बहुत अच्छा नहीं खेले थे, रेडर्स नहीं चले थे, तो शुरू में अग्रेशन मत दिखाइए, बहुत डिफेंसिव भी मत खेलिए, सेकंड रेड पे स्टार्ट कीजिए। तीसरा सूत्र है डिफेंडर्स के लिए, आपने दिखाना है अग्रेशन, क्योंकि पटना पायरेट्स के रेडर्स को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। एक्स फैक्टर कौन है इधर से? तो भाई आज मैं मान के चल रहा हूं अयान को, क्योंकि देवांक लगातार चल रहे हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम है अयान लोचब। सपोर्ट मिलेगा तो देवांक को हौसला मिलेगा। और सामने से अंकुश बेहतरीन कॉर्नर हैं, मेरे फेवरेट खिलाड़ियों में से एक हैं। अच्छा, आप लोगों से मैंने आपके फेवरेट खिलाड़ियों के बारे में सवाल पूछा था कि नहीं, ये था सवाल कौन से हैं 5 नरवाल जो भारत के लिए खेले हैं, और 5 नहीं बहुत खेले हैं। बहुत से लोगों ने अलग अलग कॉम्बिनेशन में 5 खिलाड़ियों के नाम बता दिए। प्रदीप नरवाल ऑब्वियसली खेले हैं वर्ल्ड कप भी और एशियन गेम्स भी। सुरजीत नरवाल नंबर 1, सुरजीत नरवाल नंबर 2, सुरजीत नरवाल नंबर 3, तीनों सुरजीत नरवाल भारत के लिए खेले हैं, जो एक राइट रेडर, एक लेफ्ट रेडर और एक राइट कवर, तीनों एशियन गेम्स खेले हैं। उनके अलावा सोनू नरवाल खेले हैं, वो जो छत जितने लंबे खिलाड़ी हुआ करते थे रेडर। जोगिंदर नरवाल खेले हैं, राजेश नरवाल खेले हैं, दीपक नरवाल के पिता जगदीश नरवाल जी खेले हैं, और जो पहले नरवाल भारत के लिए खेले थे उनका नाम है ओपी नरवाल, ओम प्रकाश नरवाल। उनकी कहानी आपको सुनाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। यश, विशाल, समीर, मनीष, दिनेश, शाबाश शाबाश। नरवालों के गांव में जाइए और वहां सरसों का साग खाइए और मुझे भी भेजिए। आज का सवाल अभी पूछ लेता हूं गर्मा गर्म। पहले
पुरुष कबड्डी प्लेयर की बात हो गई, पहले महिला कबड्डी अर्जुन अवॉर्डी की बात हो गई, पहले नरवाल की बात आज करूंगा। तो आज का सवाल है कि कबड्डी के पहले गुरु द्रोणाचार्य कौन थे, यानी कि कबड्डी में मिलने वाला गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है सबसे पहले किस शख्स को मिला था। आसान सवाल है, आप इंटरनेट पे भी ढूंढ लेंगे, आप यदा कदा उनको टीवी पे भी देखते हैं। दूसरे मैच की बात करूं उससे पहले आपको यह बता दूं कि जल्दी से प्रभु लोग आप फैंटेसी यात्रा की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर fantasyayatra.com खोल के उसमें से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी 7 खिलाड़ियों की टीम बनाइए जैसे मैंने बना ली है, चाहे तो इसको कॉपी कीजिए या अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। एक विरोधी से खेलिए, उसे हराइए, दूसरे से खेलिए, उसे हराइए, 22 को हराइए, 1 करोड़ रुपया ले जाइए, चाहे तो मिठाई का डब्बा मुझे भेज दीजिए, पर उससे पहले अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर। एक और सवाल है, अगर के हुड्डा साहब ये मेरी ड्रेस पहन लेंगे तो उन्हें आप क्या कहेंगे? हुडी वाला हुड्डा। ओके, मूविंग ऑन। दूसरा मैच आज का है मुंबा और गुजरात, पड़ोसियों की टक्कर है। यू मुंबा पिछला मैच गुजरात जेपीपी से 22-22 का टाई खेल के आई है। कुल मिला के 16 में से आपने 9 मैच जीते हैं, पॉइंट हैं आपके 54, मैक्सिमम जा सकते हैं 84 तक। अब ये जो है ना पॉइंट्स टेबल में सिचुएशन नंबर 2, टीम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक एक मैच इनकी पोजीशन बदलेगा। अब मुंबा ने भी 3 मैच जीतने हैं, 3 जीते तो 69, यानी कि आप अगले दौर में जा सकते हैं। वहां पटना भी उसी सिचुएशन में है, जयपुर भी उसी सिचुएशन में है। और पिछला मैच गुजरात को आपने हराया था 33-27 से। बाय द वे गुजरात खुद पिछला मैच हार के आए हैं तमिल तलाइवा से 40-27। 16 में से 1/4 मैच आपने जीते हैं, यानी 4 पॉइंट हैं 29, मैक्सिमम आप जा सकते हैं 59 पे, और अब प्ले ऑफ तो नहीं जा पाएंगे, ये तो अनऑफिशियली कंफर्म हो गया है। कोच साहब ने भी कह दिया कि खिलाड़ी अब क्वालिफिकेशन के बारे में मत सोचें, अच्छा खेलने के बारे में सोचें, और ये बिल्कुल सही राय है राम मेहर जी की। और राम मेहर जी भी भारत के कैप्टन रहे हैं 2002 एशियन गेम्स में। मैं ओपी नरवाल जी की कहानी के बारे में सोच रहा हूं, पर पहले यू मुंबा के बचे हुए मैच जो है वो आपको बता दूं। आज खेल रहे हैं गुजरात से, तो जीते थे, फिर खेलेंगे तमिल तलाइवा से, जीते थे, फिर खेलेंगे यूपी योद्धा से, जीते थे, फिर खेलेंगे पटना से, जीते थे, फिर खेलेंगे हरियाणा से, वहां हारे थे, आखिरी मैच खेलेंगे बंगाल से, वहां टाई रहा था। यानी कि अगले दौर में जाना अभी तक तो आसान दिख रहा है। गुजरात जायंट्स खेलेंगे आज यू मुंबा से, जाहिर तौर पे हारे थे। जेपीपी से खेलेंगे, हारे थे। तेलुगु टाइटन से जीते थे। पटना से खेलेंगे, हारे थे। आखिरी मैच खेलेंगे दिल्ली से, वो इनका टाई रहा था। कहानी क्या है? नंबर 1, 2 बड़ी सफल टीम्स का मुकाबला है। यू मुंबा लगातार 3 फाइनल खेली है, गुजरात अपने अस्तित्व में आते ही लगातार 2 फाइनल खेली है। नंबर 2, एक टीम के अगले दौर में जाने के भरपूर चांसेस हैं। यू मुंबा रियलिस्टिक, 6 में से 3 मैच जीतिए, बनाम जिनके अगले दौर में जाने के अब सैडली चांसेस नहीं हैं। कहानी नंबर 3, दोनों टीम के कोचेज अपने अपने नेशनल कैप्टन रह चुके हैं भाई। राम मेहर जी अभी मैंने बताया 2002 एशियन गेम्स के चैंपियन थे, और मुझे पता चला, ओपी नरवाल साहब ने मुझे बताया था फोन वार्ता पे कि जब 2002 एशियन गेम्स जीत के आए तो तत्कालीन मुख्यमंत्री उनके गांव में आए थे और तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने नकद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। उधर गुलाम रेजा मजंदारानी ईरान के कैप्टन रहे हैं, पर सैडली वो एशियन गेम्स नहीं खेले, क्योंकि मजंदारानी साहब 2004 तक खेले और ईरान का आगमन एशियन गेम्स में 2006 में हुआ था। दोनों कोचेज एशियन गेम्स जीते जरूर हैं, राम मेहर जी खिलाड़ी के तौर पे और गुलाम रेजा कोच के तौर पे। चलिए आगे चलते हैं, बैटल्स कहां होने वाली हैं। एक बैटल जिस पे आपकी जरूर नजर होनी चाहिए, गुमान सिंह बनाम परवेश भैंसवाल। एक लेफ्ट रेडर है, एक लेफ्ट कवर है। चलिए जीत के सूत्र जल्दी से बताता हूं। यू मुंबा जफर के साथ शुरुआत कीजिए, राइट इन पे खड़ा कीजिए, गुमान को ठिकाने लगाना है। नंबर 2, अजीत और मंजीत अग्रेसिव स्टार्ट करें, रेडिंग में अग्रेशन से जाएं। नंबर 3, अगर दोनों में से कोई एक ना चले तो दूसरे हाफ में अपने सुपर सब रोहित राघव को ले आइए। गुजरात प्रतीक नहीं है, अब कितनी देर के लिए नहीं है पता नहीं, लेकिन गेट वेल सून का मैसेज उनकी टीम ने उनको दिया था, तो ऐसे में 5-2 से आप खेल सकते हैं। आपके पास जो 2 हिमांशु हैं उसमें से एक पिछले मैच में चले थे, उन्हें लाना ही पड़ेगा, गुमान तो है ही हैं। और 5 में मोइन नबी बख्श को रखिएगा,
लेफ्ट इन राइट इन पे डिफेंस को मजबूती देने के लिए। नंबर 2, रेडिंग में अब आप अग्रेसिव नहीं हो सकते, डू और डाई रेड पे जाना पड़ेगा या सेकंड रेड पे जाना पड़ेगा, गेम को थोड़ा स्लो रखना पड़ेगा। एक्स फैक्टर कौन है? इधर से प्रवेश महसवाल और उधर से सोमवीर, दो डिफेंडर्स पे आज बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब आपको सुनाता हूं कहानी उन नरवाल की जिनका नाम है ओपी नरवाल। मैं उन्हें कहता हूं ओजी नरवाल, यानी कि नरवालों में जो सबसे पहले खिलाड़ी जो सुपरस्टार बने उनका नाम है ओम प्रकाश नरवाल। उनका जन्म कथूरा में होता है। कथूरा, रिंढाना 2 गांव हैं जहां से मैक्सिमम ये नरवाल सरनेम वाले हमारे बेहतरीन खिलाड़ी निकल के आते हैं। अब साल था 1982 और ओम प्रकाश नरवाल तब छोटे बालक थे, 12-13 साल के। अपने गांव के बुजुर्गों के साथ वो रेडियो सुन रहे थे, तो रेडियो पे खबरें आई कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कल एक कुश्ती का मैच देखेंगी मास्टर चंदगी राम जी का, उसके बाद भारत पाकिस्तान का कबड्डी मैच देखने जाएंगी। तो वहां पहली बार बालक ओम प्रकाश नरवाल के मन में यह विचार आता है कि यार मैं भी कबड्डी खेलता हूं, कभी तब के प्रधानमंत्री मुझे भी देखने आएंगे। फिर उन्हें एक कोच मिलते हैं मलिक साहब। अब बालक होते हैं, गांव में हुड़दंग मचाते हैं। उनको देखकर मलिक साहब ने पहली बार उनको प्रेरणा दी कि भैया तुम कबड्डी खेल सकते हो, आगे जा सकते हो। आगे जाते जाते सोनीपत से और फिर हरियाणा से और फिर नेशनल कैंप में पहुंच गए ओपी नरवाल। 20 साल की उम्र थी उनकी, 20 साल की उम्र थी जब 1990 एशियन गेम्स का कैंप शुरू हुआ 1988 में। बहुत लंबा कैंप चला था वो, 3-4 अलग अलग जगहों पे। तो 20 साल की उम्र में ओपी नरवाल साहब भारतीय कैंप में आते हैं और वहां रेस्ट ऑफ इंडिया और बेस्ट ऑफ इंडिया का एक मैच होता है। फिर से मैच होता है, फिर से मैच होता है, फिर से मैच होता है। ओपी नरवाल लगातार छा जाते हैं। तो कोचेज, सेलेक्टर्स, इवन फेडरेशन के बड़े बड़े अधिकारी बड़े प्रभावित होते हैं। टिकट मिल जाता है उनको। 1990 एशियन गेम्स में ओपी नरवाल भारत की टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेफ्ट के रेडर थे, राइट इन पे खेलते थे और बहुत बढ़िया डिफेंडर भी थे। और जो वो 1990 एशियन गेम्स में भारत का कंटिंजेंट गया था, उसके सबसे युवा खिलाड़ी भी ओम प्रकाश नरवाल थे। तो पहले ऐसे वो नरवाल बनते हैं जिन्हें स्पोर्ट्स कोटा से हरियाणा पुलिस में भर्ती मिलती है। वो हालांकि कुछ कोर्ट केसेस हुए, कुछ बहुत सी लंबी चौड़ी ऐसी चीज़ें हुई जो उनको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, लेकिन अंततोगत्वा उनको पुलिस में अपनी भर्ती मिलती है जिसके वो हकदार थे। और प्रमोशन हासिल करते 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 वो आईपीएस के रैंक पे पहुंचने वाले पहले कबड्डी खिलाड़ी बनते हैं। आज की तारीख में ओपी नरवाल साहब हरियाणा पुलिस में आईजी हैं, इंस्पेक्टर जनरल हैं। और मैं अक्सर हैरान होता था कि इतने सारे नरवाल जो आए हैं, ये प्रथा शुरू कहाँ से हुई? तो ये प्रथा ओपी नरवाल साहब ने शुरू की थी। और इसी सिलसिले में मैंने ओपी नरवाल साहब से अच्छी खासी लंबी चौड़ी कल बातचीत की। वेरी काइंड ऑफ नरवाल साहब, उन्होंने बहुत प्यार से और विस्तार से मुझे अपनी जीवन की कहानी बताई है। और जितने अच्छे वो प्लेयर अपने टाइम पे रहे थे, उतने बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी वो हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ओपी नरवाल साहब ने जो ये प्रथा शुरू की, जिसको अब आज के युवा नरवाल आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही हर एक इलाके में कोई ना कोई एक चैंपियन खिलाड़ी ये प्रथाएं चलाता रहेगा और उनको फॉलो करते करते हर इलाके से बेहतरीन खिलाड़ी आते रहेंगे। बेहतरीन जवाब नीचे आपका इंतजार कर रहा है। कबड्डी में द्रोणाचार्य अवार्ड लेने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। उनकी कहानी विस्तार से आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।